नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12 की हिंदी। क्लास 12 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपनी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर 3। देखिए, चैप्टर 2 तक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका था, यानी कि हमने अभी तक अपने 2 पार्ट पढ़ लिए हैं। दोनों पार्ट हमारे काव्य खंड से रिलेटेड है, यानी कि हमारी कविताएं हैं। जो पहला पार्ट हमने पढ़ा था आत्म परिचय, वो भी हमारी एक कविता है। और जो हमने सेकेंड चैप्टर यहाँ पर पढ़ा पतंग, वो भी हमारी एक कविता है। और इसमें से जो दोनों ही चैप्टर हैं वो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और जब आप क्लास 12th में आ जाते हैं तो फिर सारी चीजें लगभग ऐसा कोई चैप्टर नहीं होता कि जिसको आप अच्छे से पढ़ कर ना जाएं और अच्छे से आपके उसमें से प्रश्न ना आए। तो अभी भी जो हम यहाँ पर चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, पार्ट 3 जो है हमारा, उसमें आपकी 2 कविताएं हैं, जिसमें एक है आपकी कविता के बहाने और दूसरी है आपकी जिसका नाम है बात सीधी थी मगर। तो देखिए, तो जो ये आपकी तीसरा चैप्टर जो है, ये कुंवर नारायण जी द्वारा लिखी गई 2 कविताएं हैं और दोनों कविताएं परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जिसमें आपकी पहली कविता वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है कविता के बहाने। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम कुंवर नारायण जी के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको एक चैप्टर को आपकी पाठ्य पुस्तिका से पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसकी सप्रसंग व्याख्या जो है वो नेक्स्ट में करेंगे। ठीक है, तो आज का जो सेशन होगा इसमें हम केवल और केवल इसको अपनी पाठ्य पुस्तिका से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो पढ़ लेते हैं सबसे पहले कुंवर नारायण जी के बारे में, जिन्होंने इस पाठ को लिखा है। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं जब आप, तो उसमें मैंने आपको हमेशा बताया है, यदि काव्य खंड को पढ़ रहे हैं तो आपको कवि और कविता का नाम, यदि गद्य खंड को पढ़ रहे हैं तो पाठ और उसके लेखक का नाम जरूर आप याद कर लें। ठीक है, ये चीजें आपको साथ के साथ याद करनी होंगी ताकि आपको आगे एग्जाम में कोई दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। बहुत ही इजी है, चैप्टर भी पढ़ना है और साथ में उसके लेखक का नाम भी, कवि का नाम भी याद करना है। तो चलिए कुंवर नारायण जी के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। जन्म 19 सितंबर सन 1927। कुंवर नारायण जी का जन्म कब हुआ था? 19 सितंबर सन 1927 को हुआ था। प्रमुख रचनाएं चक्रव्यूह 1956, परिवेश हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये काव्य संग्रह है इनके। उसके बाद आत्मजयी, ये प्रबंध काव्य है। आकारों के आसपास, ये कहानी संग्रह है। आज और आज से पहले, ये समीक्षा है। मेरे साक्षात्कार, ये सामान्य एक तरह से चैप्टर्स हैं। प्रमुख पुरस्कार इनको मिले हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला है, कुमार आसान पुरस्कार मिला है, व्यास सम्मान मिला है, प्रेमचंद्र पुरस्कार इनको मिला है, लोहिया सम्मान मिला है, कबीर सम्मान मिला है और ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो इस तरह से बहुत सारे सम्मानों से भी इन्हें नवाजा गया है। और इस तरह से यहाँ पर हमने इनके बारे में जो मेन चीजें थी वो हमने यहाँ पर पढ़ी। अब देखिए, इनके निधन के विषय में बताया गया है कि इनका निधन जो है वो सन 2017 में दिल्ली में इनका निधन हुआ। न जाने कब से बंद, एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाजा, जैसे गर्त से ढकी एक पुरानी किताब। न जाने कब से बंद, एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाजा, जैसे गर्त से ढकी एक पुरानी किताब। तो यहाँ पर बाकी चीजें इनके बारे में दी गई हैं, यानी कि जैसे आप देख सकते हैं कि इनके जीवन के बारे में बाकी चीजें दी गई हैं। गर्त से ढकी यह पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की थी और उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख और कहानियां और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर भी समीक्षाएं लिखी थी।
किंतु जो कविता विधा में इन्होंने सृजन कर्म को हमेशा प्राथमिकता दी। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि जो हमारा हिंदी साहित्य होता है इसमें दो अलग अलग विधाएं, ये इसमें बहुत सारी अलग अलग विधाएं हैं। तो सबसे पहले जैसे दो खंड है इसके, काव्य खंड और गद्य खंड। तो जैसे काव्य खंड है तो काव्य खंड में भी अलग अलग विधा है, जैसे कविता विधा है, ठीक है, शायरी है, गजल है, पद है, और आपके सब ये है, वाक है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और दोहे हैं, छंद है, तो ये सब आपके काव्य खंड के अंदर आते हैं। और गद्य खंड के अंदर आते हैं आपके कहानियां हो गई, उपन्यास हो गए, निबंध हो गए, यात्रा वृत्तांत हो गए, संस्मरण हो गया, ये सब चीजें जो है आपके आते हैं गद्य खंड के अंतर्गत। तो इन्होंने जो है इनकी शुरुआत से ही इन्होंने इनका जो सृजन कर्म रहा ये कविता विधा का ज्यादा रहा, इसी को इन्होंने प्राथमिकता दी। और नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंध तत्व की दावेदार लंबी कविताएं लेने लगी तो कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। और आलोचक मानते हैं उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव होता है, अखबारी तहीपन होता है और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। जो आलोचक होते हैं, जो तुलना करते हैं, जो एक तरह से कमेंट्स करने वाले लोग होते हैं, तो उनकी जो रचनाएं होती हैं उनमें वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परस्पर और साफ सुथरापन होता है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं में विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ का खुदरापन मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी मिलता है। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते हैं। तो इस तरह से बाकी की चीजें आप पाठ्य पुस्तिका से पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है अब हम आते हैं यहाँ पर मेन जो इस कविता के बारे में यहाँ पर दिया गया है, एक तरह से कह सकते हैं कविता का प्रतिपाद्य विषय जो है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पर कुंवर नारायण जी की दो कविताएं लिखी गई हैं, जो मैंने शुरुआत में ही आपको बताया। पहली कविता है कविता के बहाने, और जो कि इन दिनों जो इनका काव्य संग्रह है इन दिनों से ली गई है। और दूसरा आज के समय के जो कवि हैं, कविता के बावजूद लेखक को आशंकित करता है, शक है कि किसी यांत्रिक दबाव के कारण जो है कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने के लिए एक अवसर देती है। कविता के बहाने एक यात्रा है। ये क्या है? एक यात्रा है जो चिड़ियों से लेकर, फूल से लेकर, बच्चों से लेकर और प्रकृति और दूसरी भविष्य की हर कदम और बढ़ता जो बच्चा है उसके ऊपर है। तो कहने की आवश्यकता नहीं है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूलों के खिलने के साथ उनकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चों के सपने असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता में भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान, भविष्य सभी एक उपकरण मात्र है। आपने देखा होगा कि अभी आप क्लास 12th में आ गए हैं और क्लास 12th में आते आते आपने क्लास 1 से लेकर 12th तक न जाने कितनी कविताएं पढ़ी होंगी। कम से कम एक तरह से आपने क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 में आते आते बहुत सारी कविताएं आपने पढ़ी होंगी। और यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि किस तरह से जो कवि होते हैं उनकी कल्पनाओं की उड़ान की कोई सीमा नहीं होती। फर्स्ट क्लास में आप थे, उन्होंने जैसे आपने चांद के ऊपर हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला, सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मैं मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह से यात्रा पूरी करता हूँ। अब देखिए चंद्रमा का जो एक तरह से यात्रा है कि वो शाम के समय उगता है और फिर रात्रि के टाइम से वो पूरी रात भर चलता है और फिर वो सुबह फिर से आसमान में दिखाई पड़ता है।
तो उसकी यात्रा में उसको किस तरह के अनुभव होते हैं, तो वो अपनी माँ से कह रहा है कि मुझे बहुत ठंड लगती है रात को, मुझे एक झिंगोला दे दो। तो ये कल्पनाएं ही तो हैं, ठीक है ना। उसके बाद छोटे बच्चों की कविता, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं मैं मुंह धो लो। ये छोटे से लेकर आप आगे तक पहाड़ पे कविता, नदी पे कविता, खेत खलिहान पे कविता, ठीक है ना, मेघों पर कविता, तारों पर कविता, समुद्र पर कविता, वसंत ऋतु पर कविता, फूलों पर कविता, फसल पर कविता, हर एक चीज, कोई भी ऐसी चीज नहीं जिस पर कवि की कल्पनाओं की उड़ान नहीं पहुंचती है। पहाड़ पर कविता, जंगल पर कविता, ठीक है ना। एक भी प्रकृति का कोई ऐसा चिन्ह नहीं है तो जिस पर कवि ने कविता ना लिखी हो। ये सभी उनके उपकरण हैं जिससे वो कविताएं, जिस पर वो कविताएं लिखते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कहा कि जहां कहीं रचनात्मक ऊर्जा हो जाती है, जहां पर रचनात्मक ऊर्जा होती है, यानी कि जिसको रचना करना आता है, जिसको एक तरह से कल्पना करनी आती है, जिसको रचना करने में इंटरेस्ट है, तो वहां फिर कल्पना का एक तरह से जो है रचनात्मक ऊर्जा होती है, वहां पर जो है सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। यानी कि कोई सीमा नहीं रहती दूर दूर तक, वहां पर सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। फिर चाहे वो घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो, चाहे समय की ही सीमा क्यों ना हो, ये सब के सब टूट जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कविता की उड़ान के बारे में बताया है, कविता के बहाने जो है बताया है कि कविता की उड़ान कितनी दूर तक है और कहाँ तक उसको ले जाया जा सकता है। तो इस तरह से हम आज यहाँ पर अपनी पहली ही कविता पढ़ेंगे, यानी कि कविता के बहाने हम पढ़ेंगे। तो इसीलिए आज हम केवल उसी का प्रतिपाद्य विषय डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हमारी एक सेकंड कविता भी है, बात सीधी थी मगर, जो कि दूसरा कोई नहीं संग्रह में लिखित है। तो अब इसको भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में। तो आज जो हमें पढ़ना है, पहले उस कविता को हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे जो है अपनी अगली कविता को पढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर सी कविता है, ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। क्या इंटरेस्टिंग, देखिए मजेदार, साफ पता चल रहा है कि कल्पना की उड़ान की कोई सीमा नहीं है, कि आप कल्पनाएं कहीं तक भी कर सकते हैं। कहा कि चिड़िया, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान को भला चिड़िया क्या जाने। देखिए, चिड़िया की उड़ान पर कविता लिखी जा सकती है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, चिड़िया की उड़ान पे कविता लिखी जा सकती है, लेकिन कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कविता की उड़ान कितनी आगे तक है, इस बारे में चिड़िया को कुछ नहीं पता है, क्योंकि चिड़िया का एक छोर हो सकता है, एक एंड हो सकता है, एक अंत हो सकता है कि वो वहां तक जाकर वापस आ जाए, लेकिन कविता की उड़ान का कोई एंड नहीं होता। कविता की उड़ान कभी खत्म नहीं होती है। तो कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कि कविता का उड़ना तो चिड़ियाओं का एक बहाना है कि वो चिड़ियाओं की तरह उड़ती है, लेकिन कविता की उड़ान को चिड़िया कुछ नहीं जानती। चिड़िया को कुछ नहीं पता कि कविता किस हद तक जा सकती है, कहाँ तक कविता जा सकती है, ये किसी को नहीं पता। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर, देखिए कहीं भी जा सकती है, कहीं भी जा सकती है, बाहर जा सकती है, भीतर जा सकती है, इस घर जा सकती है, उस घर जा सकती है, कहीं भी जा सकती है। कविता को पंख लगा उड़ने के माने, वो कविता के पंख लगाकर उड़ने के माने की कविता जो है, जब कविता को पंख लग जाते हैं, जब कल्पनाओं की उड़ान जो है आगे बढ़ती है, फिर उसको चिड़िया नहीं जानती।
कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। तो इसके अर्थ को तो चिड़िया भी नहीं जान पाती, जिसका जो जीवन का उद्देश्य ही है, अस्तित्व ही जिसका उड़ान है, जीवन का उद्देश्य ही जिसका उड़ना है, वो भी कविता की उड़ान के बारे में नहीं जानता। आगे बढ़ते हैं। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर कविता का जो बहाना बताया है वो बताया है फूल। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, पर कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, पर कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। तो यहाँ पर कविता के लिए कहा है कि कविता एक बहाना हो सकता है कि वो फूलों के खिलने पर लिखी जाए। एक बहाना हो सकता है कविता का कि वो फूलों के खिलने पर लिखा जाए, पर कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कि कविता कहाँ तक खिलेगी, कविता कहाँ तक लिखी जाएगी, इस बारे में फूल को कुछ नहीं पता। फूल एक बहाना हो सकता है कविता लिखने का, लेकिन कविता कितने दूर तक लिखी जाएगी, कहाँ तक लिखी जाएगी, कितना खिलेगी, इसका बारे में फूल नहीं जानता। बाहर भीतर इस घर उस घर, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। अब देखिए, फूल जो होता है उसकी खुशबू, उसकी सुगंध, उसकी महक तभी तक बनी रहती है जब तक वो सुंदर खिला हुआ होता है। धीरे 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 एक टाइम आता है, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, कोई अच्छा सा फूल है तो वो 15 दिन तक खिला रह सकता है। 15 दिन के बाद धीरे 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 वो मुरझाने लगता है, और जैसे ही वो धीरे धीरे मुरझाने लगता है, उसकी जो खुशबू होती है, उसकी जो महक होती है, वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है। बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने, कि जो नॉन स्टॉप कभी नहीं मुरझाती, कभी जिसका आनंद, जिसका रस, जिसकी खुशबू, जिसकी महक, जिसका इंटरेस्ट कभी नहीं खत्म होता, बिना मुरझाए हमेशा महकते रहने के माने फूल क्या जाने। क्योंकि फूल तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में कभी न कभी जो है मुरझाकर खत्म हो जाएंगे और उनकी खुशबू समाप्त हो जाएगी। तो बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने, कि जो बिना मुरझाए महकना है उसका मतलब फूल क्या जाने, कि नॉन स्टॉप हमेशा जो चीर बना रहता है, स्थायी बना रहता है और उसी तरह से महकता रहता है, उस बारे में फूल कुछ नहीं जानते। क्योंकि उनका तो एक टाइम पीरियड है, वो उतने टाइम में खिलते हैं, उतने टाइम पर उनका मुरझाना निश्चित होता है। आगे, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। अब बहुत ही सुंदर यहाँ पर बात कही गई है कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। अब कविता को एक बच्चों के खेल का जो है नाम दे दिया गया है कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। भीतर बाहर यह घर वह घर, भीतर बाहर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। भीतर बाहर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कविता को एक खेल बता दिया गया है बच्चों का। बच्चों की खेल का भी कभी एंड नहीं होता, कभी भी उनकी भी जो खेल में कल्पनाएं होती है ना, उसका भी कोई एंड नहीं होता। और दूसरी चीज, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, एक कर देने के माने, कि बच्चों के अंदर पहले तो बच्चों के खेल की कोई एक तरह से सीमा नहीं होती। वो कितना भी, कहीं भी, कुछ भी, कैसा भी खेल खेल लेते हैं, खेलते हैं।
और दूसरा बाहर भीतर यह घर वह घर, कोई निश्चित जगह भी नहीं होती। और दूसरा कि वो जब खेल रहे होते हैं तो फिर वो ये नहीं सोचते कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन क्या क्या है, कौन क्या नहीं है। कोई भेदभाव आपस में नहीं करते। जिस प्रकार मनुष्य अपने ज्ञान से ये इस जाति का है, ये इस धर्म का है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये निम्न वर्ग का है, ये उच्च वर्ग का है, ये निम्न जाति का है, ये उच्च जाति का है, या ये ऐसा है वैसा है, अलग अलग तरह के धर्म से रिलेटेड, जाति से रिलेटेड चीजें जो है आपस में करते हैं। लेकिन बच्चों को इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। बच्चों के लिए सभी घर समान है, सभी लोग समान है, वो किसी में कोई अंतर नहीं करते। जब वो खेल रहे होते हैं खास तौर पर तो उनको फर्क नहीं पड़ता कि कौन छोटा है, बड़ा है, किस जाति का है, किस धर्म का है, क्या नहीं है। वो सबके घर में जाते हैं, सबके साथ खेलते हैं, सब तरह के खेल खेलते हैं। तो सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने, कि ये जो सभी घरों को एक कर देता है इसके माने तो बच्चा ही जाने। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो छोटी सी कविता है कि कविता के बहाने ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और ये परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो केवल हमने रीड किया है इसको, और नेक्स्ट सेशन में हम इससे जुड़े हुए सारे के सारे जो आपका अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्न है, व्याख्या है, भावार्थ है, कठिन शब्द है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो देखिए जैसे मैंने कहा कि जो लास्ट हमारा स्टैंजा है, लास्ट जो हमारा काव्यांश है कि कविता एक खेल है, बच्चों के बहाने बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चे ही जाने। तो यहाँ पर कविता को जो है ना तो फूलों से कंपेयर किया गया है और ना ही कविता को जो है यहाँ पर चिड़िया से कंपेयर किया गया है, क्योंकि चिड़िया को भी कहा है कि चिड़िया की जो उड़ान होती है उसकी भी एक निश्चित सीमा होती है। चिड़िया कविता की उड़ान के बारे में नहीं जान सकती कि कविता कितना ऊंचा उड़ सकती है, कितना दूर तक उड़ सकती है, ठीक है ना। और कहीं पर भी इस घर हो चाहे उस घर हो, पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया ही जाने, चिड़िया क्या जाने, ठीक है। हर घर में, क्योंकि चिड़िया जो है हर घर में भी नहीं जाती है, जहां पर उनको दाना डाला जाता है, जहां पर उनको पानी डाला जाता है, तो किसी के हर जगह जाकर जो है चिड़िया बैठना, चिड़िया क्या जाने। तो यहाँ पर आगे जैसे बताया कि इस कविता की जो तुलना है वो ना तो चिड़िया से की है, क्योंकि चिड़िया का भी एक तरह से एंड है, वो भी वापस लौट आती है शाम को घर को। लेकिन और जो फूल हैं, फूलों की भी एक निश्चित अवधि होती है कि निश्चित अवधि तक वो खिलते हैं और खुशबू महकाते हैं चारों तरफ। लेकिन जो बच्चे हैं उनका जो मन होता है वो बिल्कुल स्वच्छ, साफ, निर्मल, निश्चल होता है। कोई भी उसमें छल नहीं होता, कोई प्रपंच नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता, कोई एक तरह से भेदभाव नहीं होता कि कौन क्या है। इसी तरह से जो कविता है वो भी किसी में भेदभाव नहीं करती, किसी व्यक्ति में भेदभाव नहीं करती, वो समान रूप से सबको अपना रस बरसाती है, सबके ऊपर अपना रस उड़ेलती है, समान रूप से सब उसका रसास्वादन करते हैं, सब उसका आनंद लेते हैं, सब उसको फील करते हैं, सब उसको एंजॉय करते हैं। वो कभी भी जाति, धर्म और ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करती। सभी के लिए सदियों तक, अनंत काल तक जो रस बरसाती रहती है। यानी कि एक टाइम एक चीज होती है, देखिए जैसे हम कहते हैं कि फसल जो होती है, फसल का भी एक टाइम होता है कि एक निश्चित समय पर आने पर हमें फसल को काटना होता है, ठीक है ना। कि अगर आपके खेत खलिहान हैं तो उनमें आपका एक निश्चित समय आएगा कि हाँ इस महीने में ये फसल पक जाएगी और इस टाइम पे इसको काटा जाएगा।
फूल का भी एक निश्चित समय होता है कि अगर आपको उसको चाहे तोड़ना है, आपको चाहे उसको बेचना है, आपको चाहे कुछ भी करना है, वो उतने दिन तक पेड़ पर रहेगा, अपनी खुशबू महकाएगा, लेकिन एक दिन जो है धीरे धीरे वो भी सूखने लग जाएगा। लेकिन कविता अनंत काल तक, देखिए इंसान भी एक पीढ़ी तक जीवित रहेगा, यानी कि एक टाइम आएगा कि पहले उसकी बाल्यावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, तो इस तरह से चीजें आएंगी और फिर एक टाइम वो भी ऐसा होगा कि उसका भी अंत समय आ जाएगा। लेकिन कविता जो है वो सदियों तक जो है, आप देख रहे हैं जिस कविता को अभी आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो ये आप देखेंगे कि जिसने कविता को लिखा है, ठीक है, जिन्होंने कविता को लिखा है, आप देखेंगे उनकी जो मृत्यु है वो 2017 में उनकी मृत्यु हो गई थी। और उन्होंने ये जो अपना काव्य लिखा है, ये बहुत ही पुराना काव्य है, मुझे लगता है कि लगभग जो है कम से कम 40-50 साल पुराना, ये 50 साल से भी ऊपर ज्यादा का ये आपकी ये कविता है। और देखिए नॉन स्टॉप बिल्कुल चल रही है, अपना जो है रस जो है इसी तरह से लोगों को बरसा रही है। तो देखिए हमने अपनी तीसरे चैप्टर की पहली कविता को यहाँ पर पढ़कर अच्छे से क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में सप्रसंग व्याख्या इसकी करेंगे, उसके बाद अगली कविता यानी कि बात सीधी थी मगर को रीड करेंगे। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।